हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम आपको 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो एचएसएससी के पुलिस या फिर एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिभाषा, सेक्टर, कृषि के प्रकार, कल्चर कौन से है, फसलों के प्रकार, फसलों की किस्में, सभी फसलों को डिटेल से हमने पढ़ लिया है। फसलों के रोग पढ़ लिया है, प्रमुख क्रांतियाँ भी पढ़ चुके हैं, पशु जनगणना भी पढ़ चुके हैं, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पशुओं के गर्भकाल और जीवन काल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पशुओं के रोग भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से परिवार से आते हैं। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो भारत का ये कृषि एवं पशुपालन नामक टॉपिक आपका लगभग पूरा हो गया है। तो आज हम प्रमुख क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन का ये सिलसिला शुरू करते हैं और हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ध्यान से नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। बूस्ट बॉर्नविटा में किसका प्रयोग होता है? जई का होता है और गेहूं का होता है। ठीक है, राजमा की कौन सी किस्म है जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के लिए प्रतिरोधी कौन सी किस्म है राजमा की? पूसा कोमल किस्म है राजमा की जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। पंच सम्राट क्या है? ये एक बैंगन की प्रजाति है। क्या है ये? बैंगन की प्रजाति है पंच सम्राट। अब देखो नेक्स्ट, पशु प्लेग का कारण क्या होता है? तो प्लेग का कारण क्या होता है? विषाणु यानी वायरस। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। गाय के पशु प्लेग का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु यानी वायरस। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। गाय की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? काकरेंस, आपको बताया था किस्म में। ठीक है, और गाय की कौन सी किस्म पढ़ी थी हमने? साहिवाल किस्म पढ़ी थी हमने। साहिवाल किस्म कहाँ पे पढ़ी थी? सिरसा में है। और एक दो काजी गाय होती है। दो काजी गाय कहाँ पे पढ़ी थी हमने? रोहतक में। हरियाणा गाय की प्रजाति हरियाणा में प्रसिद्ध है। थार पारकर भी प्रजाति पढ़ी थी हमने, नागौरी प्रजाति भी पढ़ी थी। और काकरोच सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है गाय की। ठीक है, और गरीब का सेब किसे कहा जाता है? गरीब का सेब कहा जाता है अमरूद को। ठीक है, सबसे बड़े और गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। गरीब की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को। सबसे बड़े आकार की बकरी कौन सी है? सानेन बकरी। सानेन बकरी तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होती है। पश्मीन बकरी है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, J&K में। तो सबसे बड़े आकार की बकरी कौन सी होगी? पश्मीन बकरी। ठीक है, विश्व की दूध की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? विश्व की दूध की रानी। विश्व की दूध की रानी कौन सी है? ये है सानेन बकरी। विश्व की दूध की रानी कौन सी बकरी कहलाती है? सानेन बकरी। सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। काकरेंस। सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? कतला मछली। अब हमें पता है कि भारत में झींगा मछली का उत्पादन सबसे टॉप पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा मछली का उत्पादन? झींगा मछली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। और आपको क्रांति में पढ़ाया था कि झींगा मछली के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन चलाई गई थी। और इनके जनक कौन थे? पटेल जी थे, दुर्गेश पटेल। ठीक है, तो झींगा मछली का उत्पादन में भारत टॉप पे है। सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? कतला मछली। ठीक है, मानसून का बजट, कृषि का बजट को मानसून का बजट भी कहा जाता है, क्योंकि कृषि का बजट मानसून का बजट कृषि पर ही निर्भर होता है। यानी भारत की खेती मानसून पर निर्भर है, इसीलिए मानसून का बजट को कृषि का बजट कहा जाता है। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऊँट प्रजनन केंद्र है सिरसा में।
देखो सिरसा में सबसे अधिक क्या बताए थे आपको, ऊँट बताए थे, सबसे अधिक बकरी भी सिरसा में है, और सबसे अधिक गाय भी सिरसा में है, और सबसे अधिक गौशाला भी सिरसा में है, और सबसे अधिक गेहूं भी सिरसा में होते हैं, और सबसे अधिक कपास भी सिरसा में होती है। ठीक है, संत नगरी सिरसा को कहा जाता है। यह हरियाणा जीके के लिए सारी बातें हम हमेशा ही पढ़ते रहते हो। ठीक है, अब देखो सघन पशुधन योजना कब आई थी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1972 में 72 से याद रखना, भिवानी में आई थी सघन पशुधन योजना। और पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016, ये आपको पहले भी बताया था। ठीक है, उस समय ओपी धनखड़ थे हमारे कृषि मंत्री। ठीक है, राज्य में पशुवध बुच्चरखाना कहाँ पर होगा, मेवात में, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं। राज्य का मत्स्य महाविद्यालय कहाँ पर है, हिसार, राज्य का मत्स्य महाविद्यालय कहाँ पर है, हिसार। भ्रूण प्रत्यारोपण की शुरुआत कहाँ पे हुई, हिसार में, ऐसे क्वेश्चन हिसार में ये आंसर आएगा। राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कत्थल। और देखो पालतू पशुओं के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पालतू पशुओं का हॉस्पिटल कहाँ पर है, पंचकुला में। तो पंचकुला में पालतू पशुओं का हॉस्पिटल है, और पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, कैथल में। ठीक है, हरियाणा का पहला पशु वीर्य बैंक कहाँ पर खोला गया है, नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरुआत की गई इसकी, 1960 और 61 में। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये याद रखना कि पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को, ओपी धनखड़ उस समय हमारे कृषि मंत्री थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर जेट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी सिंचाई से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई, 1976 में। और 8 जुलाई 1976 को रोहतक आकाशवाणी की भी स्थापना हुई थी। सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ, 1976 में। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में हुआ। एक हमने पहले पढ़ा था कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम, तो कृषि जिला कार्यक्रम की बात करेंगे तो 1960-61 की बात करेंगे। इसमें कौन सा हुआ था, कृषि जिला। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई, 1955 में। अन्न भंडारण में नमी संस्तुति कितनी होती है, 12 से कम। ये आप रट लेना, पॉइंट सारे कुछ वन लाइनर है, उनको रटना जरूरी है। अन्न भंडारण में नमी संस्तुति कितनी है, 12 से कम। जुते हुए खेत की खोज कहाँ पे हुई थी, कालीबंगा नामक के प्राचीन स्थल में, कालीबंगा में। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, मक्का में होता है। और मक्का सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पे, भारत में कहाँ पे होती है, कर्नाटक में। और दुनिया में मक्का सबसे अधिक कहाँ पे होती है, अमेरिका में, मक्का अमेरिका। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किसका माना जाता है, मिट्टी का मटका, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है ये, पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और भारत में दूसरी हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दूसरी हरित क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, तो भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कब हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना कब हुई, 1964 में। कहाँ पर है ये, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1964-65 में। और 1964 में ही हमने क्या पढ़ा था, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम भी 1964-65 में शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन कहाँ पर होता है, चीन में होता है सबसे ज़्यादा, और फिर भारत में होता है। और भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ पर है, जयपुर में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये क्वेश्चन आया था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है, गन्नौर सोनीपत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है, गन्नौर में, सोनीपत में है जो जगह।
संसार में सबसे अधिक फसल कौन सी बोई जाती है? धान बोई जाती है। खाद्यान्न फसल में धान बोई जाती है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन कौन सा देश है? चीन टॉप पे है सब्जी उत्पादन में, उसके बाद नंबर आता है भारत का। अगर भारत में सब्जी उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, और फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ये दोनों डाटा भी याद रख लेना कि भारत में सब्जी उत्पादन में कौन टॉप पे है? पश्चिम बंगाल, और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? तो देखो उत्तराखंड में एक जगह है पंतनगर, और वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो एक कृषि यूनिवर्सिटी थी, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, और उसका नाम 1972 में उसका नाम क्या कर दिया था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली वहीं इसी विश्वविद्यालय में मानी जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में है ये जगह वर्तमान में। ठीक है, भारत की फसल चक्र गहनता कितनी % है? तो फसल चक्र गहनता किसकी? भारत की कितनी है? ये 138% है, ये आप भी रट लेना। ठीक है, तो भारत की फसल चक्र गहनता कितनी % है? 138% है। तो ये सब्जी उत्पादन में कौन टॉप पे है? चीन है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है? गन्नौर में। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन कहाँ पर होता है? चाइना में होता है, उसके बाद भारत में होता है, और भारत में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब आया था? 1964 और 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 13 जनवरी 1970 को हुआ था। और ये किसके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा दूध की कमी को पूरा करने के लिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में सबसे टॉप पर है, और कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिला हुआ है जम्मू कश्मीर के। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? देखो पके हुए अंगूर मीठे हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? ग्लूकोज ज़्यादा होता है। और अंगूरों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकोर्प थैलेमस। पेरिकोर्प थैलेमस खाया जाता है। दुनिया के फलों के उत्पादन में चीन का टॉप पर है, और उसके बाद भारत है। और भारत में सबसे अधिक फल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। भूमि में सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? जिंक की कमी होती है, और जिंक की कमी से धान का खैरा रोग भी जिंक की कमी से ही होता है। कृषि का वर्णन किस अनुसूची में है? तो देखो यार, अनुसूची 12 अनुसूची है वर्तमान में, और इनकी अच्छे से मैंने अनुसूची को डिस्कस करवाया हुआ है। अनुसूची की वीडियो है जिसमें डिटेल से सभी अनुसूची और ट्रिक के साथ करवाई थी आपके लिए। ठीक है, और सातवीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, और जिसमें पहले ये राज्य सूची का हिस्सा था पहले कृषि का वर्णन, लेकिन अब समवर्ती सूची का हिस्सा बन गया है। यानी राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा, दोनों का हिस्सा बन चुका है 2006 के बाद। तो ये कृषि का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, और समवर्ती सूची में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला कृषि मंत्री कौन है? तो भारत का पहला कृषि मंत्री कौन होंगे? पंजाब राव देशमुख। पंजाब राव देशमुख कौन है? फर्स्ट कृषि मंत्री। भारत का वर्तमान
कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। तो भारत का पहला कृषि मंत्री आपको याद रखना है पंजाब राव देशमुख। अब देखो, वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? यह आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप बताना आराम से कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय किसके पास दिया गया है? अभी ये करंट का क्वेश्चन बना हुआ है, केंद्र सरकार ने नया मंत्री बनाया है, उसका नाम बता देना आप कौन से हैं वर्तमान के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन व डेयरी विभाग के मंत्री। तो कृषि मंत्री तो अपने को पता ही है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो गया, लेकिन किसान, पशुपालन और डेयरी मंत्री आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। और यही मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री भी हैं, डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और कानून मंत्री भी जेपी दलाल ही हैं। गो हत्या अधिनियम कब आया था? गो हत्या अधिनियम 1972 में आया था, और मवेशी अधिनियम कब आया था? 1871 में। अब देखो, हरियाणा में गो संरक्षण बिल कब पारित हुआ? तो गो संरक्षण बिल 2010 में आया था, धारा 3 के तहत, और 19 नवंबर 2015 को पारित हो गया था, जिसमें बताया गया था कि 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना, या 1 लाख रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब देखो, गो मांस बेचता नजर आने पर, गो मांस अगर कोई बेचता हुआ नजर आता है तो उसको 3 से 5 साल तक का सजा मिल सकती है। वर्तमान में हरियाणा में गौशाला कितनी है? वर्तमान में हरियाणा में गौशाला कितनी है? 513। और जबकि रजिस्टर्ड गौशाला कितनी है? 500। लेकिन अब लेटेस्ट डाटा के अनुसार थोड़ा चेंज हो गया है। वर्तमान में हरियाणा में कुल गौशाला कितनी है? 615, और रजिस्टर्ड कितनी हो चुकी है? 546। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हरियाणा गो विभाग की स्थापना कब हुई थी? 2015। तो ये जब बिल आने के बाद ही हरियाणा में गो विभाग की स्थापना हुई थी। गो विभाग की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना कि हरियाणा में गो संरक्षण बिल कब आया था? 2010 में आया था, और 19 नवंबर 2015 को पारित हुआ था। देखो, एनडीआरआई के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एनडीआरआई की स्थापना हुई थी 1923 में बेंगलोर में, लेकिन 1955 में इसको करनाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में करनाल में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? करनाल में। अभी उत्तम नस्ल के बकरों की मांग को राज्य में ही पूरा करने के लिए बकरी प्रजनन यूनिट, तो बकरी प्रजनन यूनिट कहाँ पर लगाई गई है? राज्य के पशुधन फार्म हिसार में। इसमें क्या होगा? उत्तम नस्ल के बकरों की मांग को पूरा किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? राजकीय पशुधन फार्म, कहाँ पर? हिसार में। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा में कृषि जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में कृषि जलवायु को, गाय भारत में सबसे अधिक दूध कहाँ पर देती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गाय का दूध सबसे अधिक है। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है? रोहू। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। कौन सा रेशम सिर्फ भारत में ही होता है? तो मूंगा रेशम। मूंगा रेशम क्या होता है? सिर्फ भारत में ही होता है। भारत में ही होता है। मूंगा रेशम सिर्फ भारत में ही होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलोग, अब बोरलोग से आप क्या याद रखेंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग। तो नॉर्मन बोरलोग यानी कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बोरलोग हरित क्रांति के जनक है विश्व में। तो बोरलोग पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एमएस रंधावा, गुरु रंधावा के गुरु एमएस रंधावा। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र, यानी दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता, तो देखो दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता, दलहन सर्वाधिक कौन खाता है? दाल, भारत। और भारत में को दलहन की कमी का पूरा करने के लिए 2017 में मोदी और अरुण जेटली जी ने कौन सी क्रांति लेके आए थे? प्रोटीन क्रांति, जिसमें दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी ये क्रांति। ठीक है, तो दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता कौन आ गया? भारत। दलहन सर्वाधिक कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। ये भी चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, हरा सोना किसे कहा जाता है? आप एक चीज़ याद रखना, मिलान करना है। हरा सोना किसे कहा जाता है? अफीम को। जूठा सोना किसे कहा जाता है? पाइराइटस को। फलों का राजा कौन है? आम। और फलों की रानी कौन है? लीची। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन का राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक फूल कहाँ पर होते हैं? नीदरलैंड में। सर्वाधिक फूल कहाँ पर होते हैं? नीदरलैंड। आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। सेब सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? तो सेब सबसे अधिक हमें पता है कश्मीर में होते हैं, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। केसर भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कश्मीर में होता है। सर्वाधिक रबड़ कहाँ पर होते हैं? सर्वाधिक रबड़ कहाँ पर होते हैं? थाईलैंड में। और भारत में सर्वाधिक रबड़ कहाँ पर होते हैं? केरल में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहवा या कॉफी बागान कहाँ पर लगाए थे? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अंग्रेजों ने सर्वाधिक कहवा या कॉफी बागान कहाँ पर लगाए थे? चिंकमंगलूर जनपद में। मक्के की खेती कब की जाती है? अब देखो मक्के की खेती कब की जाती है? तीनों ऋतुओं में की जाती है, तीनों ऋतुओं में। खरीफ, रबी, जायद की बात नहीं, ये तीनों में ही की जाती है मक्के की खेती, तीनों मौसम में की जाती है। महादान सुपर राइस किसने विकसित किया था? GS घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साओ पोलो किसके उत्पादन के लिए फेमस है? साओ पोलो कहवा यानी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का भी होती है। टमाटर की केचप में कौन सा रसायन होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट किस में होता है? टमाटर की केचप में ये रसायन प्रयोग होता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पर है? रोम, इटली में। और कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसीलिए। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय फूड दिवस नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये चीज़ें एक साथ याद रखना। और 24 अक्टूबर को ही हम क्या बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय फूड डे कब मनाएंगे? 24 अक्टूबर को।
ये चीज़ याद रखना। और वर्ल्ड फूड डे कब बनाते हैं? 16 अक्टूबर को। हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त तेल कौन सा है? हृदय। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है नोबेल पीस प्राइज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त तेल कौन सा है? तो सूरजमुखी का तेल, ठीक है। और सेब को फलों का हल्का रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण सेबों के फलों का हल्का लाल रंग होता है। सिट्रस फलों में विषाणु जनित बीमारी कौन सी होती है? ट्रिस्टेजा बीमारी होती है। सिट्रस फलों में यानी खट्टे फलों में ये वायरस नाम की बीमारी होती है, ट्रिस्टेजा। ये आपको बताया था। विश्व फल उत्पादन में चीन टॉप पे है, उसके बाद कौन है? भारत है। और भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश। काजू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1, सबसे अधिक विटामिन B1 होता है। स्टोरिलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ये सब्जियों में होती है। ब्लीचिंग क्रिया कहाँ पर होती है? फलों व सब्जियों में। फलों व सब्जियों को साफ करने के लिए ब्लीचिंग क्रिया होती है। कौशल किसकी प्रजाति है? कौशल मूंगफली की प्रजाति है। सर्वाधिक कॉफी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का भी उत्पादन होता है। मैक्रोनी गेहूँ ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है क्योंकि यह असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयोगी है। तो असिंचित परिस्थितियों के लिए गेहूं के लिए कौन सी उपयोगी प्रजाति है? मैक्रोनी, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे, अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। काजू सबसे अधिक कहां पर होते हैं? काजू सबसे अधिक कहां पर होते हैं? महाराष्ट्र में। बागों का शहर किसे कहा जाता है? बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को क्या कहा जाता है? बागों का शहर। फलों में सबसे अधिक शर्करा कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन। सेब जो हम खाते हैं उसका नाम क्या है? गुद्देदार पुष्पासन। बंसी टॉप रोग किसके लिए फेमस है? तो बंसी टॉप रोग किसमें है? केलों में। और ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आम के निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म, आम की कौन सी किस्म निर्यात के लिए सबसे बेस्ट है? तो अल्फांसो। क्यों है? क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक स्टोर रखने की क्षमता होती है इसमें। शुगर रोगी के लिए अमृत फसल कौन सी है? तो शुगर रोगी वालों को जामुन खाना चाहिए, जामुन। मेथी के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? मेथी के लिए प्रसिद्ध जगह है नागौर। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? जहाँ पर सर्वाधिक ऊंट हैं, जहाँ पर सरसों सर्वाधिक होती है, राजस्थान। कंचन एक उन्नत किस्म है। किसकी? आंवला की। पूसा, सिंधु, गंगा ये कौन सी किस्म है? गेहूं की किस्म है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को किसकी स्थापना हुई थी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। और यही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना इसी समय हुई थी 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, ठीक है। अब देखो सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? MSP सरकार ने 26 फसलों पर दे रखा है और फिलहाल में 22 फसलों पर MSP बढ़ाया भी था,
ठीक है। तो एमएसपी सरकार कितनी फसलों पर देती है? 26 फसलों पर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में जमींदारी भू व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। तो भारत की खेती की पद्धति कौन सी है? मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती, ठीक है। और सब्जियों की व्यापारिक खेती किसे कहा जाता है? ओलेरिकल्चर। पनामा रोग, पनामा रोग किसमें होता है? पनामा रोग होता है केले में। रानीखेत रोग वायरस के कारण होता है ये, और किसमें होता है? ये मुर्गी में होता है। मिल्क फीवर रोग किसमें होता है? पोषक तत्वों की कमी से गाय में होता है, खाद्य पदार्थों की कमी से। थनैला रोग, थनैला रोग किसकी कमी से होता है? जीवाणु के कारण रोग होता है, ये सभी पशुओं में होता है। गिलराट रोग ये कवक के कारण होता है। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो दूध का धवल रंग किसके कारण? कैसीन के कारण। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। अब देखो दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है अंबिकापुर, राजस्थान में। और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में, 1986 में बना था, ठीक है। और अब देखो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? राजस्थान में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। देखो गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यूपी में। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे मिलेगा? यूपी के कानपुर में, यूपी में, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व धान का जीन बैंक कहाँ पर है? तो विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये झांसी, यूपी में है। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किसके माना जाता है? पर्यावरण संरक्षण। ये शायद क्वेश्चन दोबारा आ गया है। NAFED का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कृषि उत्पादों का विपणन इसका पूरा नाम होगा। नाबार्ड, नाबार्ड के क्वेश्चन आते हैं। देखो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? उससे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन ये था एक किताब में मैंने देखा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कौन सा बैंक है? तो ये है नाबार्ड बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो 12/7/1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या होता है? काम होता है जैसे हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, इसको लोन मंजूरी करता है, लोन देता है। तो HSWC हो गया। तो कृषि एवं रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा आपने कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में। और किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में। और दूध क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो अमूल के संस्थापक भी हैं। ये आपको क्रांति करवाई थी, उसमें अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? भारत में उगाई जाने वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें। देखो खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद,
ठीक है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सावनी की फसल कहा जाता है। और रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। और जायद फसल को चारा फसल भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल मई में काट ली जाती है। और जायद फसल मार्च में बो के मई जून में काट ली जाती है। ठीक है। तो एक फसल, तीनों फसलों को हमने डिटेल से पहले करवाया था। खरीफ की फसलों के उदाहरण की बात करें तो क्या हो गया? सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तंबाकू, मूंगफली, कपास। और रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर की दाल। जायद फसलों की बात करें तो जायद फसलें कौन सी होंगी? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सारी कौन सी है? जायद फसलें। और जो खरीफ और रबी के मध्य बोई जाती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? वो होती हैं जायद फसलें। खरीफ, रबी और जायद की फसल। खरीफ की फसल को सावनी की फसल कहा जाता है और रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल कहा जाता है और जायद फसल को चारा फसल भी कहा जाता है। देखो, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। और जायद फसल किसमें? मार्च में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। कृषि क्रांति किससे संबंधित है? वैकल्पिक ऊर्जा से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुफरी, शिमला में। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? पंतनगर, उत्तराखंड में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है और 2010 में बना था। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, और ये कहाँ पर है? करनाल में। तो ये सारी पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो 1965 में बना था और ये कहाँ पर है? करनाल में। और उसी संस्थान में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ब्यूरो बन गया। कब बना ब्यूरो? 1985 में। यानी ब्यूरो याद रखे तो 85 लिखना है और संस्थान अकेला है तो 1969 में, और ये कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही याद रखने हैं आपको। संतुलित आहार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? तो WHO के अनुसार 226 ग्राम दूध पीना चाहिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन, कम से कम। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 2014 से शुरुआत की गई थी इसकी। और 26 नवंबर को किसका जन्म है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इनका 26 नवंबर 1921 को जन्म हुआ था और उन्हीं के याद में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली, इज्जतनगर में है ये स्थित। इज्जतनगर, बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? तो भैंस का गर्भकाल, तो देखो भैंस का गर्भकाल आपको याद रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाथी का देखो, हाथी का गर्भकाल कितना था? 624 दिन। उसके बाद ऊंट का गर्भकाल कितना था? 400 दिन। और उसके बाद गधे का गर्भकाल कितना था? 365 दिन। घोड़े का गर्भकाल कितना था? 330 दिन। उससे कम कौन सा था? भैंस का गर्भकाल कितना बताया था आपको? 310 दिन। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद गाय का गर्भकाल हमने पढ़ा था। गाय का गर्भकाल कितना था? 284 दिन। बाघ का गर्भकाल कितना था? 155 दिन। और बकरी का गर्भकाल 151 दिन। और सूअर का गर्भकाल 114 दिन। और कुत्ते का गर्भकाल 63 दिन। ठीक है, एक साथ इनको रिवीजन करते रहिए, तभी तो कहते हैं कि नोट्स बना लो अच्छे से और उसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बकरी और भेड़ का जीवन काल कितना होता है? 12 से 16 वर्ष होता है। ठीक है। गलघोटू रोग,
गलघोटू रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो गलघोटू रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक बात और कर लेते हैं। देखो, रानीखेत रोग, रानीखेत रोग एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रानीखेत रोग एक क्या है? विषाणु रोग है और ये मुर्गियों में फैलता है। दूध के निकलने के लिए हार्मोन, दूध के निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी है। सहकारी कृषि किस देश में सफल हुई? किस देश में सफल हुई? तो सहकारी कृषि किस देश में सफल हुई थी? डेनमार्क में, डेनमार्क में सहकारी कृषि सफल हुई थी। ठीक है, अब देखो हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध कितना उपलब्ध है? प्रति व्यक्ति दूध कितना है? 1087 ग्राम। और हरियाणा का रैंक इसमें कौन सा है? सेकंड। और टॉप पे कौन है? पंजाब। तो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? दूसरा। और कितना है? 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, और पंजाब कौन सा रैंक पे है? टॉप पे। एक लास्ट योजना और बता देता हूं मैं आपको, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यह 6 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देना का लक्ष्य रखा है। देखो, एक तो देखो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपने सुनी होगी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत किसानों को लोन मिलता है जिसके पास ज़मीन है उनको। ठीक है, और पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? जिनके पास पशु हैं उनको लोन मिलता है। और यह योजना कब आई थी? यह योजना आई थी 6 दिसंबर 2019 को और भिवानी से शुरू हुई थी 6 दिसंबर 2019 को। और इसमें 1.8 लाख तक का बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। तो यह 6 लाख पशुपालकों को देने का लक्ष्य रखा गया है शुरुआत में। तो कौन सी योजना है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और यह योजना कब आई थी? 6 दिसंबर 2019 को यह योजना आई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ हैं। तो मेरी तरफ से एनिमल हस्बेंड्री का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाटा कहीं और से मिलता है तो आप पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा आप टेंशन मत लेना। ऑलमोस्ट डाटा कवर करवा दिया गया है। एक साथ एक जगह पे इतना सारा मटेरियल इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है ये टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक सुना, देखा। आपका दिन शुभ रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। अभी हम 300 प्लस क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। पहले हमारा टारगेट था 200 प्लस एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो जाफराबादी भैंस कहाँ पर है? गुजरात में। जाफराबादी भैंस कहाँ पर फेमस है? जाफराबादी किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और भारत में मान्यता प्राप्त कितनी भैंसें हैं? 7 हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इज्जतनगर यूपी में। इज्जतनगर यूपी में है मांस अनुसंधान केंद्र। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? इज्जतनगर यूपी में। ठीक है, मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में को क्या है? मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? काजू होता है। ठीक है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? डिरांग। डिरांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लैंड ऑफ राइजिंग सन, भारत का सूर्योदय का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंबिकापुर। अंबिकापुर राजस्थान। ठीक है, तो अंबिकापुर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। और आपको बता दूं मैं कि भेड़ और बकरी सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में। और ऊंट सबसे अधिक कहाँ पर है? राजस्थान में। अब एक बात और बताता हूँ कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और केंद्रीय
चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और मछली उत्पादन में सबसे टॉप देश कौन सा है? चीन। उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत। और भारत में मछली उत्पादन की बात करें तो वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है गुजरात। देश में सबसे ज़्यादा कौन सी मछली का उत्पादन होता है? कतला। और एक आपको बताया था झींगा मछली, झींगा मछली जिसका उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति आई थी, और उस मछली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो देश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है? कौन सी मछली उत्पादन होता है? कतला। और झींगा मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? भारत देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मधुमक्खियों से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मधुमक्खी परिवार। मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, और इनके रानी मधुमक्खी होती है, उसके शरीर से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक। अल्फा कीटोग्लूटेरिक नामक अम्ल स्रावित होता है रानी मधुमक्खी से। ठीक है, और भारत में मधुमक्खियों की 3 जातियाँ पाई जाती हैं। पहली क्या है? मेलिपोना, एपिस, और थर्ड क्या है? ट्राइगोना। ठीक है, तो ये 3 MAT। ठीक है, मेलिपोना, एट्रिस और ट्राइगोना, MAT 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं मक्खियों की भारत में। सबसे अधिक शहद उत्पादन कौन सा मधुमक्खी करती है? सारंग मधुमक्खी। तो सारंग मधुमक्खी सबसे अधिक शहद का उत्पादन करती है। मधुमक्खियों की भाषा का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो कार्ल वान फिश ने। प्रोफेसर कार्ल वान फिश ने मधुमक्खियों की भाषा का सबसे पहले पता लगाया था, और जिसके फलस्वरूप उन्हें नोबेल पुरस्कार भी लगा था। प्रोफेसर कार्ल वान फिश। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस मत कर देना। ठीक है, डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? चीन में। और रेशम का धागा किससे बना होता है? रेशम का धागा में क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। भारत विश्व का ऐसा पहला राष्ट्र है जो 5 किस्मों का उत्पादन करता है। तो कौन सी 5 किस्में हैं? रेशम की 5 किस्में जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। मतबरी भारत में उत्पादन होता है, मतबरी हो गया, ईटी हो गया, और टसर ट्रॉपिकल, और मूंगा ये किस्म है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है, असम में पाई जाती है। तो मूंगा की ये किस्म है जो भारत में पाई जाती है, और बाकी जो किस्म है 5 किस्मों का उत्पादन करता है भारत। मतबरी, ट्रॉपिकल, ईटी और टसर, ये रेशम की 5 किस्मों का उत्पादन करता है भारत। मधुमक्खियों से एक पॉइंट और बता देता हूँ। मधुमक्खियों के शहद में शर्करा कितने % पाई जाती है? 78%। 78% शर्करा पाई जाती है, और 17% पानी पाया जाता है, जल। ओके, सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में पाई जाती है? तो भदावरी भैंस है, इसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है। विश्व में ऊन यानी भेड़ की प्रजाति। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने YouTube पर सारी वीडियो देख ली हैं, जो भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड थी, उनसे मैंने नोट्स निकाले हैं, और मैंने बुक भी पढ़ी है, 2-3 बुक पढ़ी हैं, और खुद से सर्च किया गूगल से, तब जाके सारा मटेरियल तैयार हुआ है। ठीक है, तो यही बताना था कि ये जो मटेरियल है, ये जीके बाई प्रदीप सर की वीडियो है, उन्हीं से उठाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन कहीं से मिलो मैंने उठा लिए हैं। तो उसमें ये मत सोचना कि वो कॉपी हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। आपको पढ़ना है, सारा डाटा एक साथ प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। विश्व में भेड़ की प्रजाति जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? मेरिनो। ठीक है, अगोरा नामक ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। तो खरगोश से भी एक ऊन प्राप्त होती है, अगोरा। ठीक है, सूअर का मांस सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अच्छी किस्म का सूअर कौन सा होता है? टेम बर्थ। और सबसे अच्छी किस्म की गाय कौन सी होती है? कॉकरेंच। लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में, 80%। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? केरेटिन।
कैरोटीन के कारण होता है। और मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज। और कौन सा जीवाणु होता है दूध में जो खराब कर देता है दूध को? लैक्टोबैसिलस। और दूध का सफ़ेदपन किसके कारण होता है? केसिन के कारण। कृत्रिम गर्भधान सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले 1942 में हुआ था भारत में, इज्जत नगर यूपी में। ठीक है। और भारत की फलों की डलिया यानी फलों की टोकरी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत की फलों की टोकरी हिमाचल प्रदेश को। और विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरी। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राजील को। कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है, कहवा पात्र। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार। लौंग का द्वीप कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा कौन है? करनाल। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और थोड़ा बहुत जींद भी, इनको मिला के कहते हैं। और करनाल ऑप्शन में आए तो हमें करनाल पर ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो भारत का इथियोपिया अफ्रीकन देश है जहाँ पर कुपोषण के सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं बच्चे। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। और विश्व का कॉफी मार्ग किसे कहा जाता है? सटोस साओ पोलो। और विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है? साओ पोलो को। साओ पोलो को। भारत का जूट क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चना। और दलहनों की रानी को क्या कहते हैं? मटर। मटर को क्या कहा जाता है? दलहनों की रानी। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। ठीक है। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा सूखे फल में आता है बेर। गरीब का सेब किसे कहा जाता है? गरीब का सेब अमरूद को कहते हैं। अगर अमरूद ऑप्शन में ना हो तो बेर भी कहते हैं गरीब का सेब। हरा सोना किसे कहा जाता है? अफीम। काला सोना काली मिर्च। कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष एक नारियल का पेड़ है। ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है? कोकोआ को। समशीतोष्ण फलों का राजा कौन है? तो सेब है। समशीतोष्ण फलों का राजा सेब है। वैसे फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। और फूलों की रानी क्या होती है? ग्लेडियस। ग्लेडियस। फूलों की रानी क्या होती है? ग्लेडियस। और शाकाहारी मांस किसे बोलेंगे? मशरूम। मशरूम जैसे खुम्बी। खुम्बी उत्पादन। उजला सोना किसे कहते हैं? उजला सोना कपास को कहते हैं। स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है? जूट को कहते हैं। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? नीम को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। मोटा अनाज में कौन से आते हैं? ज्वार व बाजरा आते हैं। और वनों का राजा किसे कहते हैं? वनों के राजा को कहते हैं टीक। वनों के राजा को क्या कहते हैं? टीक। काटो और जलाओ, वुस फैलो किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि यह है कि एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। यानी एक बार यहाँ पे कृषि की और जमीन हो गई बंजर, और उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से कृषि करते हैं। ये पहले था। और उसको काटो और जलाओ, वुस फैलो नाम की कृषि भी कहते हैं। तो काटो और जलाओ कृषि को किसे कहा जाता है? वो स्थानांतरित कृषि का नाम है। और वुस फैलो किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि का। भारत में गाय की 27 नस्लें हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा गाय का दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? अमेरिका में। और क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन गाय हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गाय का दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। और फ्रीजियन एक गाय की प्रजाति है। और ये क्या है? इसका दूध सबसे अधिक होता है। दूध इसका अधिक होता है, ज़्यादा होता है दूध। और विश्व में बकरी का सबसे अधिक दूध कहाँ पर होता है? तो होता है वो भारत में। तो भारत में बकरी सबसे ज़्यादा दूध देती हैं, भारत में। ठीक है। और पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा हिस्से पर कौन सी कृषि की जाती है?
पूरे विश्व में सबसे अधिक हिस्से पर कौन सी कृषि की जाती है? स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, स्थानबद्ध कृषि। यहाँ पे स्थानबद्ध कृषि का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर, एक ही जमीन जिस पर उसका मालिकाना हक भी होता है और वो एक ही स्थान पर बार बार बदल बदल के कृषि करता रहता है, वो स्थानबद्ध कर दिया, यानी स्थानांतरित कृषि नहीं है ये। ठीक है, और जीविका कृषि कौन सी होती है? निर्वाह कृषि, जिससे हम जीवन यापन चलता है, निर्वाह कृषि करते हैं, जो निर्वाह करने का साधन है। गहन कृषि किसे कहते हैं? तो गहन कृषि वो होती है अधिक यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, अधिक उर्वरक का यूज़ किया जाता है और इसमें अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, अधिक उत्पादन। गहन कृषि। बागानी या रोपण कृषि किसे कहते हैं? बागानी कृषि, बागान लगाते हैं, किसका? चाय का बागान लगाते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं, या फिर रबड़ का लगाते हैं, या फिर कोको का। तो ये सारे बागान कृषि यानी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कौन सी कृषि की जाती है? बागानी कृषि। और डेयरी फार्मिंग, डेयरी से क्या होता है? दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण व प्रजनन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यानी दुधारू पशु के लिए, दुधारू पशु का पालन पोषण, यानी किसी ने डेयरी खोल रखी है, इसका मतलब दुधारू पशु हैं उनके पास, और वो प्रजनन पर भी आजकल ध्यान दिया जाने लगा। और ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? यातायात के साधनों के लिए ट्रकों का चलाना, रखना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि गहन कृषि किसे कहते हैं? उर्वरक अधिक हो जाने पर अधिक उत्पादन के लिए ये गहन कृषि कहलाती है। फ्रीजियन गाय सबसे अधिक दूध देती है। तो ये सारे पॉइंट हैं। आई होप मैंने मेरी तरफ से एनिमल हस्बेंड्री के कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जहाँ से भी मुझे जो भी क्वेश्चन मिला मैंने उसको ऐड करके एक साथ आपको प्रोवाइड किया है, और आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ज़्यादा महंगी पड़ रही है, 25 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी एनिमल हस्बेंड्री की। और IPC की भी PDF आप साथ में लोगे तो 30 रुपये की IPC की और 25 की एनिमल हस्बेंड्री की PDF। जो जो टॉपिक मैंने जहाँ भी जितना भी बताया है वो सारा आपको मिल जाएगा, किसमें? PDF में मिल जाएगा। देखो मैंने अच्छे से PDF बना रखी है सभी चीज़ों की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और SI की और बाकी सभी एग्ज़ाम की। थैंक यू सो मच।